Good afternoon to all of you and welcome to my YouTube channel and my app ऋषिकुल बायोलॉजी ऑनलाइन। ओके, तो बेटा जैसे मैंने आपको लास्ट क्लासेस में बताया था कि आई just launched this website. You can go through this, you can put your own review, and now this is the lecture second of the cell. Okay, तो आपको याद होगा कि इसके लास्ट वीडियो में मैंने आपको बताया था सेल इज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। ऑल लिविंग ऑर्गेनिजम्स आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिजम्स हो जाते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, प्रोकैरियोटिक, यूकैरियोटिक, all living organisms body is composed of cells and product of cells. Okay, so in this video lecture I am going to discuss in multicellular organisms how cell is the structural and functional unit of life. जिन बच्चों ने मेरी लास्ट वीडियो यानी कि लेक्चर 1 वाली वीडियो देखी थी उसमें यह क्लियरली मेंशन था, मैंने उस पर डिस्कस किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स के बारे में। आई डिस्कस्ड अबाउट यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। यस, तो बेटा अगर आपको थोड़ी सी रिमेंबर होगी, थोड़ी सी रिमाइंड होगी, तो कौन कौन से एग्जांपल्स हैं जो कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स में चले आते हैं, कौन कौन से ग्रुप? यस, वेरी गुड आंसर, किंगडम मोनेरा। तो किंगडम मोनेरा इंक्लूड्स यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स, while kingdom protista includes unicellular eukaryotic organism. In fungi, unicellular organisms are, yes, yeast, Saccharomyces cerevisiae. Yeast is the unicellular fungi, remaining are multicellular eukaryotic. In case of plants, Chlamydomonas is the unicellular alga, remainings are the multicellular. Okay, so जैसा आप देखोगे लास्ट वीडियो लेक्चर में बताया था कि जो आपके यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स है, ओके, जैसे मैंने एक एग्जांपल दिया था आपका प्रोटोजोवन प्रोटिस्ट में एमीबा प्रोटियस। सो एनी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज अलोन। मतलब कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, ये किसी भी लाइफ रिलेटेड एक्टिविटीज को परफॉर्म करने के लिए कैपेबल होते हैं। इवन जैसे आपके रिप्रोडक्शन, न्यूट्रिशन, मेटाबॉलिज्म, सो ऑल दीज एक्टिविटीज वन सिंगल ऑर्गेनिज्म कैन परफॉर्म। सो सेल्स आर इंडिपेंडेंट यूनिट इन केस ऑफ अ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म। पहले मैं आपको ये डिस्कस कर देता हूं, उसके बाद मैं एनसीईआरटी पर भी जाऊंगा। ओके, अब सवाल ये हो जाते हैं कि इन केस ऑफ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स, जैसे क्या हो जाते हैं, मल्टीसेलुलर मींस दोज ऑर्गेनिजम्स, ऐसे ऑर्गेनिजम्स जिसके बॉडी में एक से ज्यादा सेल्स पाए जाते हैं। जैसे हमारी बॉडी की बात करें, ह्यूमन बॉडी, इट इज एस्टिमेटेड, ऐसा अनुमान लगाया जाता है कि जो 60 केजी पर्सन हो जाते हैं, 60 केजी पर्सन कंटेन्स अप्रोक्सीमेटली 14 ट्रिलियन ऑफ सेल्स, मतलब 14 खरब कोशिकाएं होती है। So we are multicellular organisms, right? So in multicellular organism, how multicellular organism are composed of? तो जैसा आपको मैंने बताया था, एक सिंपल सा एग्जांपल, मतलब आप अपने बॉडी के एग्जांपल लो। देखो, if we start with ourselves, अगर हम लोग अपने आप को समझते हैं तो ये समझना थोड़ा सा ज्यादा इजी हो जाता है, राइट? तो बेटा ये देखें, ऑर्गेनिज्म, I'm an organism, you are an organism. Okay, a human body is composed of a human body, an organism body is composed of various different types of organ systems. आपने देखा होगा कि हमारी ह्यूमन बॉडी किसकी बनी होती है, डिफरेंट जनरली 10 डिफरेंट सिस्टम से कंपोज्ड होती है। एग्जाम्पल के लिए क्या आ जाते हैं इसमें सिस्टम की अगर मैं बात करूं? यस, वेरी गुड, नर्वस सिस्टम, स्केलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, सर्कुलेटरी सिस्टम, yes, excretory system, integumentary system, reproductive system. So there are approximately 9 to 10 different types of systems. ये सारे organ system जैसे कि digestive, circulatory, skeletal, ये सारे सिस्टम मिलकर एक ह्यूमन बॉडी को बनाने का काम करते हैं, जैसे मेरी बॉडी, आपकी बॉडी, ठीक है। सो इफ यू गो टू द हिरार्की वे, हिरार्की का मतलब क्या हो जाता है? हिरार्की का मतलब हो जाता है टॉप लेवल से
उसके बेसिक लेवल की ओर मूवमेंट करना, दैट इज कॉल्ड हिरार्की। तो हिरार्की में आप ये देखोगे कि यहां पर मैं चूंकि एक बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म की बात कर रहा हूं, एक लिविंग ऑर्गेनिज्म को लेकर बात कर रहा हूं, इसलिए यहां क्या होता है, इसलिए आप सारे बच्चे यहां ध्यान दें, यहां पर दिस इज कॉल्ड बायोलॉजिकल हिरार्की। ओके, वन ऑर्गेनिज्म, ऑर्गन सिस्टम। अब एक किसी पर्टिकुलर ऑर्गन सिस्टम की बात करें, जस्ट लाइक डाइजेस्टिव सिस्टम, ठीक है, डाइजेस्टिव सिस्टम को हम लोग लेते हैं। तो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑर्गन्स। जैसे आप देखो ऑर्गन्स में क्या क्या हो जाते हैं, डाइजेस्टिव सिस्टम इंक्लूड्स सैलिवरी ग्लैंड, 3 पेयर्स ऑफ सैलिवरी ग्लैंड्स आर देयर। उसके बाद ईसोफैरिंग्स, ईसोफेगस, स्टमक, स्मॉल इंटेस्टाइन, लार्ज इंटेस्टाइन। So all these are the parts of one organ system. Okay? अब एक पर्टिकुलर ऑर्गन को आप देखो, जैसे मान लो आपने लिवर को ले लिया। ओके, सो लिवर इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज। किसके बने होते हैं? एनी ऑर्गन इज कंपोज्ड ऑफ टिश्यूज। ओके, नाउ क्लास 9th में टिश्यू चैप्टर आपने पढ़ा, मैं आपको थोड़ा सा रिमाइंड कराना चाहूंगा, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ टिश्यू। एक टिश्यू की डेफिनेशन क्या होती है? यस, रिकॉल कीजिए बेटा, रिकॉल करो थोड़ा सा। टिश्यू इज अ ग्रुप ऑफ सेल्स विच आर सिमिलर इन ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन। मतलब टिश्यू ऐसे सेल्स के ग्रुप हो जाते हैं जो ऑरिजिन, स्ट्रक्चर एंड फंक्शन तीनों में एक जैसे हो। ओके, टिश्यू को भी हम लोग पढ़ेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे, ठीक है। जब मैं आपको प्लांट एनाटॉमी पढ़ाऊंगा तो वहां मैं आपको टिश्यू, डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, फंक्शन ऑफ टिश्यू, सारी चीजें मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा। यू नीड नॉट वरी। ओके, अभी आप जो पढ़ रहे हो उसको ध्यान से सुनो और समझो। तो टिश्यू किसके बने होते हैं? यस, वेरी गुड रिस्पॉन्स, बिल्कुल सही बताया आपने। टिश्यूज आर कंपोज्ड ऑफ सेल्स, बिल्कुल सही। ऐसे ही एक्टिव होकर के आप वीडियो लेक्चर को अच्छे से सुने, समझे एंड बी इंटरैक्टिव, मतलब आप वीडियो भी देखो और इसके सही आंसर भी आप देते चलो। ओके, आई एम 100% कॉन्फिडेंट ऑन यू कि आप एक अच्छे स्टूडेंट हो और डेफिनेटली यू विल पास द नीट एग्जामिनेशन। ओके, ऑल द बेस्ट फ्रॉम माय साइड। यस, तो बेटा सेल्स की बात करें तो सेल्स फाइनली आ जाती है। तो आपने देखा वन ऑर्गेनिज्म इज कंपोज्ड ऑफ सेल्स, जो कि एनसीईआरटी भी यही बात करती है, राइट। तो ये हो जाती है स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ, इसको कह सकते हैं इन अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म, दिस इज द स्ट्रक्चरल यूनिट। ओके, इसको थोड़ा और इजी वे में समझते हैं। ओके, ऐसा समझो ये आपकी हाउस या आपका स्कूल या आपका इंस्टीट्यूट, कुछ भी आप इसे मानो, ठीक है। आपसे किसी ने पूछा कि इसकी यूनिट क्या है, स्ट्रक्चरल यूनिट। यू विल फाइंड दैट योर स्कूल में हैव 3 फ्लोर्स, 1 by 1 हिरार्की मैंने आपको कहा ना, तो 1 by 1 हम लोग चलते हैं, किसकी स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करते हैं, ताकि आपको सेल को थोड़ा अच्छे से समझाने में मुझे थोड़ी सी हेल्प हो। ओके ओके, तो आप ये देखो, ये हो गया आपका ग्राउंड फ्लोर, फर्स्ट फ्लोर, ओके, एंड सेकेंड फ्लोर। योर स्कूल इज made up of different floors. Now if you go to this ground floor, you will observe that one floor contains a number of classrooms, like 10 classrooms are there in each floor. Each classroom is composed of walls, roof, floor. Okay, now each wall is composed of brick. तो आपने क्या देखा? Can you say brick is the structural unit of your building? ब्रिक क्या हो जाती है? जैसे ब्रिक आपके स्कूल की स्ट्रक्चरल यूनिट है। ओके, सिमिलरली सेल इज द स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, अ मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिज्म। ये बात आपको जरूर समझ में आई होगी। यस यस, गुड। तो स्ट्रक्चरल यूनिट तो प्रूफ हो गया, लेकिन बेटा यहां आप देखो
स्ट्रक्चरल यूनिट, ये बात आपने प्रूव कर लिया, आई एम वेरी हैप्पी विथ यू। नेक्स्ट इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ और लिविंग ऑर्गेनिज्म। ये फंक्शनल यूनिट कैसे होता है इसको भी प्रूव कर लेते हैं। कब? चलिए साथ में प्रूव करते हैं। बेटा ऑर्गेनिज्म ने फूड कंज्यूम किया, फंक्शनल यूनिट का मतलब फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में देखते हैं। फिजियोलॉजी समझ रहे हो ना, सर्कुलेटरी सिस्टम, डाइजेस्टिव सिस्टम, बॉडी के जो फंक्शंस हो जाते हैं, दोज फंक्शंस आर कैटेगराइज इनटू फंक्शनल एस्पेक्ट। आप देखो एक पर्सन ने फूड कंज्यूम किया, अब मुझे बताएं ये फूड कहां जाता है फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट में, किस सिस्टम में एंट्री करेगा? सर्कुलेटरी, नर्वस, किस में करेगा? डायरेक्ट, यस डाइजेस्टिव सिस्टम में करेगा। बिल्कुल सही आंसर दिया। तो बेटा ये डाइजेस्टिव सिस्टम में जाता है। यू नो, सारे बच्चे आप जानते हो डाइजेस्टिव सिस्टम इज कंपोज्ड ऑफ डिफरेंट ऑर्गन्स। सारे ऑर्गन्स मिलकर इस फूड को डाइजेस्ट करते हैं, एसिमिलेशन का प्रोसेस होता है, ये फाइनली टिश्यू में जाता है, ब्लड में, ब्लड के थ्रू टिश्यू में जाते हैं, एब्जॉर्ब होते हैं। आफ्टर दैट दोज आर फाइनली एब्जॉर्ब बाय सेल्स। सेल्स के अंदर जाकर के क्या हो जाते हैं, ये ग्लाइकोलाइसिस क्रेब्स साइकिल से एटीपी बनाना, मतलब कि एनर्जी फूड बनाने का प्रोडक्शन करते हैं। ओके, तो आप बच्चे मुझे बताएं कि सेल, राइट, सेल कैन बी से, अगर इस तरह से हम लोग देखते हैं, कैन बी से सेल इज द फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, यस और नो? रिस्पॉन्स करो बेटा। यस, बिल्कुल सही कहा आपने। सेल इज द फिजियोलॉजिकल एस्पेक्ट से अगर बात करें तो सेल को आपने क्या देखा? आपने ये देखा कि ये जो सेल है इसमें सारी फंक्शनल फाइनली यूनिट परफॉर्म होते हैं, मतलब सारे फिजियोलॉजिकल एक्शन फाइनली सेल के अंदर होते हैं। तो कैन वी से स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट, यस। अब ये बात प्रूफ हो गई, ये डेफिनेशन प्रूफ हो गई। तो ये होता है मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म में, इसको मैं आपको लिख देता हूं, इन अ मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म, राइट। चलिए अब थोड़ी सी एनसीईआरटी की भी बात सुन ले। हाँ, इस पर तब तक मैं एक क्वेश्चन यहां पूछता हूं। आप देखोगे जब आप सेल पढ़ते हो, साइटोलॉजी पढ़ते हो, सेल बायोलॉजी पढ़ते हो, you will observe even a cell is composed of a different types of biomolecules and various cell organelles। मतलब एक सेल अलग अलग सेल ऑर्गेनल्स, जैसे उसमें प्लाज्मा मेम्ब्रेन हो गए, फिर लास्ट क्लास में जैसे मैंने प्रोटोप्लाज्म साइटोप्लाज्म बताया था, फिर माइटोकॉन्ड्रिया है, यूकैरियोटिक सेल होगी तो माइटोकॉन्ड्रिया होगी, प्लांट सेल हो गए, प्लास्टिड्स हो गए, न्यूक्लियस है, राइबोसोम्स है, सबके अपने अपने फंक्शन है। इवन तो यही मैंने आपसे पूछा कि कोई सेल, एक सेल बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स की बनी होती है, ओके, बायोमोलिकुल्स की बनी होती है। तो व्हाई नॉट सेल ऑर्गेनल्स इज कॉल्ड फंडामेंटल और बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ। डिड यू गेट माई क्वेश्चन? क्या आपने मेरे क्वेश्चन को समझा कि सेल को फंडामेंटल यूनिट या बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ क्यों कहते हैं? जब सेल बहुत सारे बायोमोलिकुल्स और बहुत सारे सेल ऑर्गेनल्स से बनी होती है, देन व्हाई नॉट सेल ऑर्गेनल्स आर नोन एज द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, राइट। तो बेटा अब यहां पर देखो आप क्या हो जाता है कि सेल ऑर्गेनल्स में आप किसी की बात करो कि मान लो इसमें आपका हो जाता है सेल ऑर्गेनल्स में, अगर मैं बात करूं सेल ऑर्गेनल्स में माइटोकॉन्ड्रिया की, ओके, प्लास्टिड्स की, क्लोरोप्लास्ट, दो सेल ऑर्गेनल की मैं बात करूं, एक और आप चाहो तो मैं ले लेता हूं, एक सेल ऑर्गेनल और की मैं बात कर लेता हूं, तो एक सेल ऑर्गेनल हो जाता है राइबोसोम। चलिए इतना काफी है आपके लिए। माइटोकॉन्ड्रिया का फंक्शन क्या है? एटीपी प्रोडक्शन, सो कॉल्ड पावर हाउस ऑफ द सेल। वेरी गुड। प्लास्टिड, क्लोरोप्लास्ट का काम क्या हो जाता है? व्हाट इज द फंक्शन ऑफ क्लोरोप्लास्ट in mesophyll cells of leaves? Yes, very good answer, photosynthesis. Ribosomes are called protein factory of the cell. Why? Because ribosomes are actively involved in protein synthesis. अब आप बताएं कि सारे फंक्शंस तो सेल ऑर्गेनल्स ही परफॉर्म कर रहे हैं, है ना। तो अब इसमें ऐसा समझता हूं मैं, आप माइटोकॉन्ड्रिया को यूकैरियोटिक सेल से बाहर कर दो, ओके।
आजकल अलग अलग डिफरेंट टेक्निक्स आई है, इन विट्रो कल्चर, मतलब आउटसाइड द सेल। समझ लो ये कंप्लीट सेल है, ये माइटोकॉन्ड्रिया है, इससे मैंने यहां से रिमूव करके इसे बाहर आउटसाइड द सेल मैंने कल्चर में प्रॉपर न्यूट्रिशन, ग्लूकोज, अमीनो एसिड्स, पायरुविक एसिड सब कुछ दे दिया, ठीक है, उस मीडियम में इसे डाल दिया एंड आई ऑब्जर्व वेदर इट कैन परफॉर्म एटीपी प्रोडक्शन और नॉट। क्या ये क्रेब्स साइकिल परफॉर्म कर सकता है, क्या ये एटीपी प्रोडक्शन कर सकता है, यस और नो, नेवर, कभी नहीं, एब्सोल्युटली नॉट। सिमिलरली अगर आप प्लांट सेल से क्लोरोप्लास्ट को बाहर निकाल दो और फोटोसिंथेसिस परफॉर्म कराओ, कभी नहीं बेटा, कभी नहीं करेगा परफॉर्म फोटोसिंथेसिस, क्योंकि ये कहां करेगा, ओनली इनसाइड अ लिविंग सेल। एनी सेल ऑर्गेनल, जैसे आप बात करो राइबोसोम्स की, इट कैन नॉट परफॉर्म प्रोटीन सिंथेसिस और ट्रांसलेशन मैकेनिज्म आउटसाइड द सेल। सेल से बाहर इसका कोई एग्जिस्टेंस नहीं है, ये अपना कोई परफॉर्म नहीं कर सकते। ओनली विद इन अ सेल इट कैन परफॉर्म ऑल द नेसेसरी फंक्शंस रिक्वायर्ड फॉर अ सेल। सेल के अंदर ही सारे रिक्वायर्ड फंक्शंस को परफॉर्म कर सकता है। क्लियर, इतनी बात आपको जरूर समझ में आ गई। तो आपको समझ में आ गया, इसीलिए क्या होता है कि सेल ऑर्गेनल्स आर नॉट कॉल्ड द फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ। सो दिस इज द रीजन only cell is the structural and functional unit of life. Cell is known as the cell is the yes, cell is the fundamental unit of life। इसका मतलब क्या होता है, इसको अनदर वर्ड्स में कैसे कहें, इसका मतलब यह भी होता है कि सेल से छोटी कोई भी यूनिट इसको कभी लाइफ में कंसिडर नहीं किया जाएगा। ओके, एनी एंटिटी, एनीथिंग लेस देन अ सेल, सेल से छोटी कोई भी यूनिट, इसे कभी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म कंसिडर नहीं करना। ओके, यस, क्योंकि सेल सबसे छोटी यूनिट होती है। सेल इज द मिनिमल यूनिट which performs all vital activities, and cell is the minimal unit which is called the fundamental living organism, a fundamental unit of life। okay, this is the reason, यही एकमात्र रीजन है, this is the reason why virus, viroids and prions, have you heard these names? क्या आप बच्चों ने कभी इसका नाम सुना है? अगर आपने इसका नाम नहीं सुना तो कोई बात नहीं, आपके क्लास 11th में लिविंग वर्ल्ड में बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन यानी यूनिट 1 का जो चैप्टर है बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन, उसमें आपको इन तीनों के बारे में डिटेल में पढ़ना है, जो मैं आपको वहां डिस्कस करूंगा। क्लियर? तो बेटा आप देखोगे वायरस, वायरोइड्स एंड प्रायन्स। ओके, इसके स्ट्रक्चर को एक बार आप ऑब्जर्व करो। जो वायरस हो जाते हैं, इसकी स्ट्रक्चर की बात करें तो इसमें क्या होता है, एक यहां पर कैप्सिड हो जाती है। टीएमवी की बात करें तो अलग अलग टाइप के वायरस हो जाते हैं, जिसके बारे में हम लोग डिस्कस करेंगे। इसके अंदर जेनेटिक मटेरियल आपका प्रेजेंट होता है, डीएनए आरएनए। मतलब वायरस इज कंपोज्ड ऑफ न्यूक्लिक एसिड एंड प्रोटीन कैप्सिड। So virus are also called nucleoprotein entities, मतलब न्यूक्लियोप्रोटीन पार्टिकल्स और न्यूक्लियोप्रोटीन एंटिटीज वायरस को कहा जाता है। ठीक है, तो वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं है। There is no protoplasm in a viral particle। वायरस में प्रोटोप्लाज्म नहीं होता है। वायरस is not a cell, so virus is not considered as living। But due to certain characters, जैसे वायरस क्या होते हैं, होस्ट सेल के अंदर ये रेप्लिकेट करते हैं, ओके, रिप्रोडक्शन करते हैं, अपनी नंबर बढ़ाते हैं। सो वायरस इज ऑल्सो कॉल्ड ऑब्लिगेट इंट्रासेल्युलर पैरासाइट। दिस इज द रीजन व्हाई, हाँ, इस रीजन के कारण वायरस के कुछ लिविंग कैरेक्टर होते हैं। सो वायरस इज ऑलवेज कॉल्ड कनेक्टिंग लिंक बिटवीन द लिविंग्स एंड द नॉन लिविंग्स। मतलब वायरस को कनेक्टिंग लिंक कहा जाता है, मतलब वो लिविंग वर्ल्ड, नॉन लिविंग और लिविंग, इन दोनों को क्या करते हैं, इन दोनों को कनेक्ट करने का काम करते हैं। इसलिए वायरस को कहा जाता है कनेक्टिंग लिंक बिटवीन लिविंग एंड नॉन लिविंग। ओके, बट वायरस इज नेवर कंसिडर्ड एज लिविंग।
ड्यू टू लैक ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर। ये क्वेश्चन नीट में बहुतों बार पूछे गए। ओके, आप सारे बच्चे स्मार्ट हो। अगर कल को ये क्वेश्चन पूछा जाता है इन ऑब्जेक्टिव फॉर्म, वायरस इज नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग ड्यू टू एब्सेंस ऑफ, योर आंसर शुड बी एब्सेंस ऑफ सेलुलर स्ट्रक्चर या प्रोटोप्लाज्म जो भी हो। तो सेलुलर और सेलुलर नेचर होने के कारण इसको लिविंग में कंसिडर नहीं करते। तो वायरस की कहानी खत्म हो गई, इसको वायरस को नहीं कंसिडर करते। वायरॉइड्स क्या होते हैं? वायरॉइड्स आर इन्फेक्शियस आरएनए पार्टिकल्स। ओके, इसमें प्रोटीन की लेयर नहीं पाई जाती, ओनली जेनेटिक मटेरियल आरएनए कोडेड होते हैं। तो ये भी आपका ड्यू टू असेलुलर इन नेचर, दीज आर आल्सो नॉट कंसिडर्ड एज लिविंग। जबकि ये वायरस, वायरॉइड्स एंड प्रायन तीनों अच्छे डिजीज करते हैं, काफी डेंजरस डिजीज करते हैं एनिमल्स में, प्लांट्स में। कोविड-19 के बारे में सारे बच्चे जानते हैं, कोरोना वायरस के बारे में। प्रायन्स, these are also not considered as living because these are also acellular in nature, इसमें भी सेल नहीं पाई जाती है। ठीक है, ये आपके इन्फेक्शियस प्रोटीनेशियस पार्टिकल्स होते हैं, प्रोटीन के बने होते हैं, जो आपको नर्वस सिस्टम, ह्यूमन नर्वस सिस्टम और एनिमल के नर्वस सिस्टम को डैमेज करते हैं। इन सब के बारे में मैं आपको डिटेल में डिस्कस करूंगा उस पर्टिकुलर चैप्टर बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन में। ओके, तो फिलहाल हम लोग यह चलते हैं कि लाइफ सेल की इंपॉर्टेंस आपको समझ में आ गई। ठीक है, सेल से छोटी किसी भी चीज को आप लिविंग कंसिडर नहीं कर सकते हो। तो अब जब आपने इतनी बातें समझ ली, तो मैं आपको एनसीईआरटी के पैराग्राफ्स को डिस्कस करता हूं, एनसीईआरटी, ताकि आपके लिए एनसीईआरटी समझना इजी हो जाए। तो आप जैसे देखोगे एनसीईआरटी चैप्टर 8, दिस इज द न्यू एनसीईआरटी। ये आपके सामने मैंने न्यू एनसीईआरटी की बुक ओपन किए कैमरे में, यू कैन इजीली सी दिस चैप्टर 8, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ। तो बेटा ये लाइन बाय लाइन आपको एनसीईआरटी भी मैं डिस्कस करूंगा, सो दैट for NEET it should be very easy to all of you to consider each point। और आपको एनसीईआरटी से बाहर जाने की जरूरत नहीं है for NEET एग्जामिनेशन, क्योंकि NEET में एनसीईआरटी से ही क्वेश्चंस को फ्रेम किए जाते हैं। ओके, डिफरेंट वेज में। तो मैं आपको यहाँ एक्सप्लेन करूंगा, साथ ही साथ एनसीईआरटी की जो डिफिकल्ट बच्चों को फील होती है पैराग्राफ या सेंटेंसेस, उसको भी मैं डिस्कस करता हूँ। देखिए, इसमें फर्स्ट पैराग्राफ जो आपकी कहती है एनसीईआरटी में, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ, दिस इज सिंपल अबाउट लिविंग एंड नॉन लिविंग। मतलब ये लिविंग एंड नॉन लिविंग को डिफरेंशिएट करते कि आपके चारों तरफ डिफरेंट टाइप्स के लिविंग ऑर्गेनिजम्स है। स्टार्ट विथ वेरियस डिफरेंट टाइप्स ऑफ प्लांट्स, एनिमल्स एंड माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जिसको कि आप लोग ऑब्जर्व नहीं कर सकते हो नेक्स्ट आई से, यू कैन ऑब्जर्व ओनली अंडर द माइक्रोस्कोप। इसके बारे में मैंने लास्ट वीडियो लेक्चर में आप लोग को बता दिया था। ठीक है, तो अब इस पे चलते हैं, यहां से मैं स्टार्ट करता हूं। ऑल ऑर्गेनिजम्स आर कंपोस्ट ऑफ सेल्स। जितने भी ऑर्गेनिजम्स हैं, चाहे वो प्रोकैरियोटिक हो, यूकैरियोटिक हो, यूनिसेलुलर, मल्टीसेलुलर, इट डजंट मैटर, सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स किसके बने होते हैं? सेल्स के बने होते हैं। सम आर कंपोस्ट ऑफ अ सिंगल सेल एंड आर कॉल्ड यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, व्हाइल अदर्स लाइक अस कंपोस्ट ऑफ मेनी सेल्स आर कॉल्ड मल्टीसेलुलर ऑर्गेनिजम्स। आई थिंक आप स्मार्ट बच्चों को इस सेंटेंस को पढ़ने में, समझने में दिक्कत ना आई होगी, नो प्रॉब्लम, क्योंकि ऑलरेडी मैंने इसे अभी वीडियो लेक्चर में आपको पूरा समझा दिया था। तो नेक्स्ट चलते हैं, व्हाट इज अ सेल? यूनिसेलुलर ऑर्गेनिजम्स आर कैपेबल ऑफ इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस। अब यहां देखें, जैसे मैंने आपको इस वीडियो के स्टार्टिंग में, जब वीडियो लेक्चर स्टार्ट हुई थी, तभी मैंने आपको ये मेंशन किया था यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, एग्जांपल दिया था अमीबा प्रोटियस का। ओके, तो आप देखो कि कोई भी यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म, जैसे आपका ये ऑर्गेनिज्म है, इट इज कैपेबल ऑफ परफॉर्मिंग ऑल वाइटल एक्टिविटीज। मतलब अपनी लाइफ को जीने के लिए इसे जो भी एक्टिविटी परफॉर्म करनी है, जैसे रेस्पिरेशन, रिप्रोडक्शन, फिर अदर एक्टिविटी जो भी होती है, मेटाबॉलिक एक्टिविटीज, ये अलोन परफॉर्म कर सकता है। मतलब इसकी इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस है। ठीक है, इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस एंड परफॉर्मिंग द इसेंशियल फंक्शंस ऑफ लाइफ, जो अभी मैंने आपको डिस्कस किया। एनीथिंग लेस देन अ कंप्लीट स्ट्रक्चर ऑफ अ सेल डस नॉट एंश्योर इंडिपेंडेंट लिविंग।
यस, वेरी गुड, आपने बिल्कुल सही समझा। ये एग्जाम्पल मतलब सेल से नीचे कोई भी आप चले जाओ, ये आपको इंडिपेंडेंट एग्जिस्टेंस को नहीं एग्जिस्ट कर सकता है, ये शो नहीं कर सकता है। इसको मिनिमम क्या होना चाहिए लिविंग कहलाने के लिए? यस, द मिनिमल क्राइटेरिया टू बिकम और टू नोन एज लिविंग इज द वेरी गुड आंसर सेलुलर स्ट्रक्चर। इसको सेल के फॉर्म में होना चाहिए, एनसीईआरटी आपकी कहती है। Hence, cell is the fundamental structural and functional unit of all living organisms। ये बात प्रूफ हो गई। अब इस पे बात हो जाती है, दूसरा है एंटोन वॉन ल्यूवेनहॉक की कहानी है। मतलब थोड़ा सा हम लोग चलेंगे सेल की हिस्ट्री के ऊपर। मतलब सेल को सबसे पहले किसने डिस्कवर किया, सेल को सबसे पहले किसने, लिविंग सेल को किसने देखा, डेड सेल किसने देखा। सेल से स्टडी जो रिलेटेड साइंस हो जाती है कॉल्ड साइटोलॉजी। किसने डिस्कवर, किसने बनाया, हु इज द फादर ऑफ साइटोलॉजी। अनदर वर्ड इज देयर सेल बायोलॉजी। आप दो वर्ड्स में थोड़े डिफरेंस है, बच्चे कंफ्यूज हो जाते हैं, सर बोथ साइटोलॉजी एंड सेल बायोलॉजी बोथ आर द सेम वर्ड। नो, देयर इज डिफरेंस बिटवीन द टू वर्ड्स सेल बायोलॉजी एंड साइटोलॉजी। दोनों में थोड़ी सी डिफरेंस है, जिसको मैं आपको अगले वीडियो लेक्चर में बताऊंगा। तो जो अगला वीडियो लेक्चर होता है यानी सेल L3 यानी दैट मीन्स लेक्चर 3, उसमें मैं आपको हिस्ट्री ऑफ सेल, ठीक है, सेल की डिस्कवरी कैसे हुई, उसके बाद फिर सेल थ्योरी, सेल थ्योरी क्या हो जाती है, किसने प्रपोज की, सेल थ्योरी का मतलब क्या, मॉडर्न सेल थ्योरी क्या है, इन सारी चीजों को मैं आपको डिस्कस करूंगा। तो जैसा मैंने आपको प्रीवियस वीडियो लेक्चर्स में ये बताया था कि आपको मैं सेल के लेक्चर्स यानी जितने भी मैं आपको चैप्टर्स के वीडियोस बना रहा हूं, ये सारे चैप्टर्स आपको मैं शॉर्ट ड्यूरेशन 30 मिनट्स के वीडियो ड्यूरेशन में आपको मैं डिटेल में डिस्कस करूंगा, ताकि आपको, पहली बात यहाँ टाइम की कोई कमी नहीं है कि ये आपका पर्सनल वीडियो ऐप है, पर्सनल ऐप है, तो आप इस पर इजीली इसको अच्छे से डिटेल में समझ सकते हैं। ठीक है, सो एक डिस्क्रिप्टिव वीडियो लेक्चर मैं अब बना रहा हूं, और साथ ही साथ मैं एनसीईआरटी को लाइन बाय लाइन आपको डिस्कस करा दूं। हाँ, अब कुछ बच्चे मुझसे ये पूछ सकते हैं कि सर आप टेस्ट वगैरह से रिलेटेड या मेरे पर्सनल नोट्स चाहिए, मतलब हैंड रिटन नोट्स चाहिए, 1600 प्लस टेस्ट सीरीज चाहिए, जिसमें कि बच्चे खुद को एनालाइज कर सके, नॉट ओनली इन बायोलॉजी, केवल बायोलॉजी नहीं, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, इवन मैथमेटिक्स और इंग्लिश के भी वीडियो लेक्चर्स, एनसीईआरटी के वीडियो लेक्चर्स, एनिमेटेड वीडियो लेक्चर्स और उनकी टेस्ट, मतलब कंप्लीट फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, कंप्लीट नीट 1600 प्लस टेस्ट मेरे पर्सनल ऐप पर अवेलेबल है। ऐप के बारे में ऑलरेडी मैंने बता दिया, इसको आप सर्च कर सकते हो ऋषिकुल बायोलॉजी .online। तो आप इस पर सर्च करें, आपको ये सारी चीजें उस पर अवेलेबल होंगी। ओके, सो नेक्स्ट वीडियो में आपका वेट करता हूं, आप में वेट करें डेफिनेटली। ओके, थैंक यू सो मच एंड एंजॉय योर डे एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। गुड डे। ओके।